हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो एएलपी एंड टेक्नीशियन की जो साइंस की सीरीज़ की अपनी क्लास चल रही है उसकी क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है ना, ओवरव्यू। तो इसमें आपको पहले टेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थान जो भी है देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद संभावित प्रश्न जो कि ओवन लाइनर रहेंगे। उसके बाद फिर अपन एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर की सभी क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस क्लास की आपको पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको रिविजन में काम आएगा पीडीएफ, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपके लिए है एक टेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम, इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो ईंधन नहीं है ये बताना, ठीक है। और इसका आंसर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं वो उसके बारे में देख लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो खोपड़ी का अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी, ठीक है ना। आगे संख्याओं का अध्ययन, संख्याओं का अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमेरालॉजी, ठीक है ना। न्यूमेरालॉजी कहते हैं किसे? संख्याओं का अध्ययन को कहते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरा मतलब न्यूमरिक, न्यूमरिक मतलब होता है ना संख्या, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उससे। तंतुओं या ऊतक का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, तंतु या ऊतक का अध्ययन बोलते हैं। यकृत यानी कि लीवर का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। हिपैटोलॉजी बोलते हैं किसका? यकृत या लीवर का अध्ययन बोलते हैं, ठीक है। आगे है शिला या पत्थर पर जो मुद्रण होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे लिथोग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? लिथोग्राफी, ध्यान रखिएगा। आगे है कान का अध्ययन, कान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कान का अध्ययन को बोलते हैं ओटोलॉजी, ठीक है ना। ओटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे है गैस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गैस का अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक्स, ठीक है ना। न्यूमेटिक्स बोलते हैं किसका? गैस के अध्ययन को बोलते हैं, ध्यान रखेगा ये भी। आगे है प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का अध्ययन को बोलते हैं उसे फोटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फोटोलॉजी। नेक्स्ट है एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक्स किरणों का अध्ययन जो होता है वो रेडियोलॉजी होता है, ठीक है ना। रेडियोलॉजी में एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है। पशु रसायन अध्ययन क्या कहलाता है? तो पशु रसायन का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे जूकेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूकेमी, ठीक है ना। पशु रसायन का जो अध्ययन होता है उसे जूकेमी बोलते हैं। अंगूरों का जो उत्पादन होता है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उसे बीटी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटी कल्चर। अंगूरों का जो उत्पादन होता है उसके अध्ययन को बोलते हैं। केंचुआ पालन के जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? बर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं? बर्मी कल्चर, केंचुआ पालन से संबंधित है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है ना। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है जीव कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव कोशिका का अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, जीव कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं। पुष्पों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है फसली पादप का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी, ठीक है ना। एग्रो मतलब होता है ना कृषि, तो कृषि से संबंधित जो फसली पादप है, जो फसल है, उस वैसे पादप को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब एग्रीकल्चर से याद रखिएगा, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, और जो फसली जो पादप होते हैं वो कौन उगाता है? कृषि उपजाते हैं, ठीक है ना। तो उससे आप रिलेट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। आगे है सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सौंदर्य का अध्ययन को बोलते हैं केलोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केलोलॉजी बोलते हैं सौंदर्य के अध्ययन को। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कोस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। आगे है शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीमेटिक्स कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? सीमेटिक्स, ठीक है ना। सीमेटिक्स बोलते हैं किसे? शब्द तथा विज्ञान के अध्ययन को बोलते हैं। और लास्ट है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो उससे आप पर डे बाई डे रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है कृषि एवं पशुपालन अनुसंधान संस्था जो भी है सभी को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र आपका कोयम्बतूर में, ठीक है ना। कोयम्बतूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में, ठीक है ना। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, ठीक है ना, अनुसंधान संस्थान, तो शुष्क क्षेत्र जो रहा है वो कहाँ रहेगा? राजस्थान में, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूखा वहीं पड़ता है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका जोधपुर में मिलेगा, ठीक है ना, जोधपुर में, जो कि राजस्थान में है। आगे है
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह करनाल जो कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है ना। करनाल में है क्या? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, हरियाणा में जो कि, ठीक है ना। चलिए आगे है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो यह लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। आगे है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, ठीक है ना, पेलियो बॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ है? तो ये भी आपका लखनऊ में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ है? तो दोनों को आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, परिषद और संस्थान दोनों कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? तो यह बंगलोर में। कहाँ है? बंगलोर में, ठीक है। इंडियन लाख इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह आपको मिलेगा झारखंड, रांची में, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? रांची में। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो रांची, झारखंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेंट्रल टोबैको, ठीक है ना, यानी तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल तंबाकू या टोबैको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह राजमुंद्री, ठीक है ना, राजमुंद्री कहाँ? तो यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये सभी भी आप रिवीजन करते रहेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं संभावित प्रश्न है जो कि आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, जो कि वन लाइनर है। तो देख लेते हैं इसे। प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? तो ये बताना है। तो प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? तो यह कॉर्निया में प्रवेश करता है, तो ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़े होते हैं? ठीक है ना, मानव शरीर में रीढ़ की जो हड्डी होती है वो कितने जोड़े होते हैं ये बताना है। तो टोटल होता है 31, यानी 31 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम को गर्म करने से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक विज्ञान के जनक हैं, यानी आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है ये बताना है, ठीक है। तो गैलीली को बोलते हैं आधुनिक विज्ञान का जनक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है आपको सूर्य देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य है, ठीक है। चलिए, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमसीबी का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसे। एमसीबी का पूर्ण रूप होता है। चलिए आगे है मानव शरीर का सामान्य जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो 120 mmHg होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 120 mmHg होता है मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ा संधि यानी कि ज्वाइंट जो होता है वो कहाँ होता है ये बताना है। तो सबसे जो बड़ा ज्वाइंट होता है यानी संधि होता है वो घुटना यानी कि नी में होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव शरीर में ग्लाइकोजन, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय होता है? यानी ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय होता है? तो वो होता है मानव शरीर में, किस में होता है? ग्लूकोज को होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज होता है जिसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है ना। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय होता है? तो ग्लूकोज का होता है, जिससे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है ना। चलिए, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ठीक है ना। तो कौन नहीं है? देखिए व्हाट्सएप आपको सोशल नेटवर्किंग साइट मिलेगा, फेसबुक मिलेगा, ट्विटर भी मिलेगा, लेकिन सभी के सभी जो आता है वो सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा और रिवीजन करते रहेगा ताकि ध्यान में रहे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे एमसीक्यूज क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अब एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि लगभग 20 या 21 क्वेश्चन रहेंगे उसे आप देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के साथ साथ में अपन एक्सप्लेनेशन भी कुछ देखते चलेंगे और क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा और लास्ट में स्कोर भी जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में करके, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज के। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है ना। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, यानी कहाँ अवस्थित है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कहाँ है? हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना में, ठीक है ना। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? तो हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, वहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अमीनो अम्ल मिलते हैं, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि अमीनो अम्ल किससे मिलते हैं? तो प्रोटीन से मिलते हैं अमीनो अम्ल। चलिए देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन।
प्रोटीन वस्तुतः जो बने होते हैं वो किससे बनते हैं, एमिनो अम्ल से बनते हैं, यानी प्रोटीन किससे बनता है तो एमिनो अम्ल से बनते हैं। और मानव शरीर में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है ना। अमीनो अम्ल की जो जरूरत पड़ता है शरीर में वो लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ता है, जिसमें से 10 जो अमीनो अम्ल है वो मानव शरीर स्वयं संश्लेषित करके बना लेता है। और मानव शरीर में जो संश्लेषित करके जो अमीनो अम्ल बनाता है वो कौन बनाता है तो लीवर बनाता है, ठीक है ना। कौन बनाता है, लीवर, ठीक है। और शेष 10 जो होता है वो अमीनो अम्ल आपको भोजन से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में लगभग 15% भाग जो होता है विभिन्न एमिनो अम्ल से बना होता है। तो ये भी आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में लगभग 15% भाग जो होता है विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल से बना होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वो रहा, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, यानी कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यानी किस में होता है तो क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है ना। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है तो क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। आगे है, जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण, यानी जिसे ट्रांसमिशन बोलते हैं, उसको आनुवंशिकता कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, आनुवंशिकता बोलते हैं। तो आनुवंशिकता किसे बोलते हैं तो जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षण के जो संचरण होते हैं या ट्रांसमिशन होते हैं उसे आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए जीन परिवर्तन किस में होता है ये बताना है। तो जीन परिवर्तन किस में होता है तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि डीएनए में जीन परिवर्तन किस में होता है तो जीन परिवर्तन जो होता है वो डीएनए में होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म, ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीन परिवर्तन जो कि डीएनए में होता है, ठीक है ना, डीएनए में होता है। डीएनए में आनुवंशिक विशेषताएं जीन के कारण होती है, किसके कारण होती है तो जीन के कारण होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डीएनए में जो आनुवंशिक विशेषताएं होती है वो किसके कारण होती है तो जीन के कारण होता है। जीन आनुवंशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो आनुवंशिक गुण जो भी होता है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति में कोई आनुवंशिक गुण जो होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है तो जीन होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोल रहा है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कार्ल बर्ग के द्वारा किया गया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कार्नबर्ग के द्वारा किया गया था। और इनको 1959 यानी 1959 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी से मिला था इन्हें 1959 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोल रहा, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, ठीक है ना, यानी कितनी होती है ये बताना। या दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये भी बनता है कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं यानी उपस्थित रहते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसका लैंग्वेज बस चेंज हो जाता है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं उपस्थित होते हैं या उसकी संख्या होती है तो कितने होते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें लिखे नहीं पाए हैं, ठीक है ना, सॉरी। देखते हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी 46 होता है, ठीक है ना। 46 होते हैं। इसमें क्या होता है, यानी मानव में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होता है वो कितने होते हैं तो 46 होते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, मानव शरीर की कायिक कोशिकाओं, ठीक है ना, कायिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या जो होते हैं वो 46 होते हैं, टोटल जो होते हैं 46। और यदि जोड़े पूछे तो जोड़े होते हैं कितना, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो जोड़े भी याद रखिएगा और टोटल संख्या होता है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जोड़े ऑप्शन में आपको पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है, जिनमें से 22 जो जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि समान होते हैं, ठीक है ना। कैसा होता है तो समान होते हैं, यानी 23 जोड़े टोटल होते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि पुरुष और महिला दोनों में 22 जोड़ी समान होते हैं। और जो 23वां एक जोड़ी होता है ये होता है लिंग गुणसूत्र, ठीक है ना, लिंग गुणसूत्र होता है इसे बोलते हैं, ठीक है ना, लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र मतलब जो भी महिला या पुरुष जो भी जन्म लेते हैं वो इसी मतलब ये जो आपको क्रोमोसोम 23वां जो क्रोमोसोम है इस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम को ही आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। तो आनुवंशिकी
की इकाई किसे कहते हैं, तो क्रोमोसोम को बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए बोल रहा है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये निकालना है। तो मिलीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, और मीटर को फिर चेंज कर दें किसमें, सेंटीमीटर में कर देते हैं, ठीक है ना। सेंटीमीटर में, यानी पहले हो गया क्या, ये मीटर है, ठीक है ना। मीटर को चेंज कर दें किसमें, सेंटीमीटर में, और अब फिर इसमें करना मिलीमीटर, यानी कि 10 से और गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका मिलीमीटर निकल जाएगा। तो 1000 पर कितने हो गए टोटल, 1 पर 6 शून्य हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी 1 किलोमीटर में आपको कितना हो जाएगा, इतना हो जाता है आपको मिलीमीटर, ठीक है ना। तो गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर बराबर इतना मिलीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किलोमीटर को पहले क्या करेंगे, मीटर में चेंज, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यानी कि 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करने के बाद सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से फिर से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मिलीमीटर में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। किलोमीटर, सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो गति के जो नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी गति के नियम का प्रतिपादन किसने द्वारा किया गया था, तो यह न्यूटन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में, कब, 1687 ईस्वी में गति के विषयक, ठीक है ना, गति के जो विषय है यानी गति के बारे में 3 नियम दिए, ठीक है ना। कितने नियम दिए, 3 नियम दिए, न्यूटन के प्रथम नियम, सेकंड नियम और तृतीय नियम, ठीक है ना। और उसने एक पुस्तक लिखी थी, कौन, प्रिंसिपिया, इसमें उन्होंने बताया, ठीक है ना। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो न्यूटन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे है, इसलिए वैज्ञानिकों ने के सम्मान में नियमों को, यानी कि इन नियमों को न्यूटन के गति का विषयक नियम कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं, ठीक है ना। न्यूटन के गति विषयक नियम किसे कहते हैं, तो वैज्ञानिक के सम्मान में इन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोल रहा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है ये बताना। तो न्यूटन के गति जो है, ठीक है ना, प्रथम नियम, टोटल 3 नियम है, जिसमें प्रथम नियम में किस राशि की परिभाषा निकलती है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी एक समान गति, यानी कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसमें बताया गया है कि यदि कोई वस्तु चल रही है यानी मोशन में है तो वो चलते रहेगी, ठीक है। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई ही रहेगी, जब तक कि कोई बाहर से उसमें बल या फोर्स न लगाया जाए, ठीक है ना। तो जब तक क्या रहेगा, वह रुका रहेगा, या चल रहा है तो वह चलते ही रहेगा, ठीक है ना। तो प्रथम नियम यही है। न्यूटन के प्रथम गति नियम यह व्यक्त करता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगा, चल रहा है तो वह चलते ही रहेगा, ठीक है ना। अर्थात यह एक समान गति को भी व्यक्त करता है, और इससे क्या बोलते हैं, यह एक समान गति को व्यक्त करता है। मतलब कोई वस्तु मान के चलिए वो चल रहा है तो वो चलते रहेगा, तो समान गति से ही चलते रहेंगे। रुका हुआ है तो वो समान गति से क्या है, रुका हुआ ही है, यानी कि एक समान गति भी से बोलते हैं, ठीक है ना। और एक और बोलते हैं, न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कालीन से धूल, यानी कोई कालीन है उससे धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं, ठीक है ना, अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है ये बताना। जैसे कंबल वगैरह हैं तो इसमें धूल लगे रहते हैं, तो अचानक से झटका देते हैं यानी झाड़ते हैं, या फिर छड़ी से पीटते हैं, तो इसका कारण क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि विराम के जड़त्व, ठीक है ना। विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है, क्योंकि वह विराम में रहता है तो धूल जो है अपना स्थान जमा लेती है, तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाती है। तो जब कालीन में गति प्रदान करेंगे, यानी कि उसे या तो झाड़ेंगे या तो डंडे मारेंगे, तभी वह उससे धूल निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जब कालीन को अचानक झटका देते हैं तो कालीन गति जो है कालीन गति की अवस्था में आ जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो मान के चलिए कि कंबल है तो कंबल को अचानक से झटका देंगे तो वह क्या हो जाएगा, गति की अवस्था में आ जाती है। लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम से धूल के कण जो है वो जड़त्व के कारण विरामावस्था में
विराम की अवस्था में बना रहना चाहता है, ठीक है ना। वो जो धूल है उसमें बना हुआ रहता है, लेकिन कालीन में जब गति आ जाती है तो फिर धूल वह नीचे गिरता है। यानी कि न्यूटन के जो प्रथम नियम है वो किसके कारण, जड़त्व के कारण वह धूल जब उसमें जमा रहता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कालीन के गति आते ही धूल के कण उससे क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है, एक मछुआरा झील में फंस गया, ठीक है ना। कोई मछुआरा जो कि एक झील में फंस गया क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर जो है वो खराब हो गई, यानी कि उसकी नाव जो है ना उसकी मोटर खराब हो गई। तो किनारे पर पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो किनारे पर उसे पहुंचना है तो वो क्या करेगा, तो निम्न ऑप्शन देके आपको बताना है, ठीक है ना। उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उसे इकट्ठा हुई मछली, यानी कि जो इकट्ठा मछली किया था उसको किनारे की ओर, किनारे से दूर फेंकना चाहिए। तीसरा है उसे नाव पर लेट जाना चाहिए। चौथा है उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे की ओर फेंकना आरंभ कर देना चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन इसमें सही है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि उसे इकट्ठा की हुई जो मछली है, ठीक है ना, उसको किनारे से, ठीक है ना, किनारे से यानी नाव पर किनारे में होकर के दूर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। किनारे पर जैसे ही वो बीच में फंस गया तो जो नाव के किनारे पर जाए और मछली को क्या फेंके, दूर फेंके। तो जब मछली फेंकेगी तो जो पानी है वो क्या होगा, संवेग संरक्षण के अनुसार किनारे से मछलियाँ को दूर फेंकने से बोट उसके विपरीत अर्थात किनारे की ओर बढ़ेगी, ठीक है ना। जब कोई ढेले फेंकते हैं या कोई पत्थर फेंकते हैं तो पानी जो है बहता है, तो उसका विपरीत जब जाएगा उसके जो पानी की जो हल्फा जिसे बोलते हैं तो क्या होगा, पीछे की ओर टेलेगा, यानी कि विपरीत टेलेगा ना। उसी प्रकार से बोल रहा है इसमें भी, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किनारे से दूर मछलियों को फेंकने पर बोट उसके विपरीत अर्थात किनारे की ओर बढ़ेगी, ठीक है ना। किनारे की ओर जैसे ही बढ़ेगी धीरे धीरे तो भी किनारे पर वो पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए तो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक से पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं कंप्यूटर से क्वेश्चन है। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका सीपीयू होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। सीपीयू के अंतर्गत सभी आते हैं, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू बोलते हैं उसके अंतर्गत स्टोर, अर्थमेटिक, ठीक है ना, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का शॉर्ट होता है ALU जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए कभी कभी ये आ जाता है शॉर्ट में कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है ये ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यानी सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आंकड़ों का संसाधन सीपीयू में ही होता है। आंकड़ों का जो संसाधन होता है वो किस में होता है, तो सीपीयू में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सीपीयू का तात्पर्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ है, ठीक है ना, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो जीबी में मापते हैं, तो जिसका अर्थ क्या है, यानी जीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यानी जीबी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, गीगाबाइट, ठीक है ना, गीगाबाइट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की जीबी, ठीक है ना, यानी गीगाबाइट एक इकाई है, क्या है, एक इकाई है। अन्य छोटी इकाई जो है और कुछ है देख लेते हैं, जैसे एक टीबी यानी कि टेराबाइट जिसे बोलते हैं, एक टीबी बराबर क्या होता है, तो 1024 जीबी होता है, ठीक है ना, 1024 जीबी होता है, यानी कि जीबी से बड़ा होता है टीबी, ठीक है ना। और एक जीबी बराबर होता है 1024 MB यानी कि मेगाबाइट, ठीक है। और एक MB बराबर होता है क्या, 1024 KB यानी कि किलोबाइट, यानी केबी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और एक KB बराबर होता है 1024 बाइट, ठीक है ना, जिसे बाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एक केबी से बड़ा होता है क्या, MB, और MB से बड़ा होता है GB, और GB से बड़ा होता है TB। इस प्रकार में ये बढ़ते हुए क्रम में है, और ऊपर से बोलें तो घटते हुए क्रम में। तो एक KB बराबर 1024 बाइट, ठीक है ना। एक MB बराबर होता है 1024 किलोबाइट, एक GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट यानी MB, और एक TB बराबर होता है 1024 GB यानी कि गीगाबाइट, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंप्यूटर में रैम है या, एक और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि शब्द रैम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो रैम क्या है या रैम जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये दोनों सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन बस लैंग्वेज इसका बस चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो रैम का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी है। क्या है रैम, क्या है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है क्या कि परिवर्तनशील यानी कि उड़ जाना, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है, उड़ जाता है यानी कि खत्म हो जाना, ठीक है ना। बोले तो खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे कि रैम का आशा है कि इसका तो फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है रैम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह वोलाटाइल होता है, अतः इसमें संग्रहित डाटा तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर चलता है। यानी कि रैम में कोई डाटा तभी तक रहेगा जब तक कंप्यूटर चल रहे हैं। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा या क्या हो जाएगा, डाटा आपका उड़ जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी या फिर क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है ना। यानी कि खत्म हो जाता है इसमें, यानी परिवर्तनशील भी बोल सकते हैं हिंदी में इसे, परिवर्तनशील के रूप में भी जाना जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है इसमें, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि उदासीन। विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो विद्युत जो है वो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या जो होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। कौन सा कण अस्थायी है ये बताना है, ठीक है। तो कौन अस्थायी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है क्या है, अस्थायी है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ की अस्थायी मूल कण है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, पदार्थ का अस्थायी मूल कण है, जबकि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसान, ठीक है ना, ये सभी क्या है, अस्थायी कण है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन है, आगे भी बन सकता है। मान के चलिए न्यूट्रिनो को जगह पर पॉजिट्रॉन दे दिया, या एंटी न्यूट्रिनो या मेसान कभी भी दे सकता है, ठीक है ना। तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसान सभी क्या है, अस्थायी कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अलावा सभी के सभी क्या है, अस्थायी कण है। तो आप अस्थायी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अस्थायी कण, ठीक है ना, बाकी सब छंट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, यानी कौन प्रभावित होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रभावित होता है। क्यों होता है देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है ना। कहाँ उपस्थित होता है, नाभिक में उपस्थित होता है कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और संयुक्त रूप से इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होता है उसे संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियॉन बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूक्लियॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे है। जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में नाभिक का चक्कर लगाते हैं, और नाभिक का चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं में बाहरी कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी बाहरी रहता है तो बाहर की कक्षा में भाग लेगा कौन, इलेक्ट्रॉन लेगा। जबकि नाभिक के में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसमें शामिल नहीं होते, यानी कि बाहरी कक्षा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल नहीं होते, क्योंकि अंदर रहते हैं तो अंदर में शामिल रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में रहता है तो बाहर की प्रक्रिया में वह अभिक्रिया में वह भाग लेता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है ना। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी तत्व के परमाणविक, ठीक है ना, परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है ये बताना है। किसी तत्व के परमाणविक जो भार है उसमें भार को किस में व्यक्त किया जाता है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि AMU में व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व के परमाणविक जो भार होता है वो AMU में व्यक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है, नीचे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तत्वों के परमाणविक जो भार होता है उसे AMU में लिखा जाता है, और AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि डावे राइनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डावे राइनर के द्वारा किया गया था तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। डावे राइनर ने सबसे पहले 1817 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण किया था। कब किया था? 1817 में तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले डावे राइनर ने किया था। चलिए आगे है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 में बनाई थी। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब बनाया था? 1869 में बनाया था, याद रखिएगा ये भी, ठीक है ना, जिसमें तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया। और जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया तो परमाणु भार के आधार पर, ठीक है ना, परमाणु तत्वों को, जो तत्व हैं उसे परमाणु भार के आधार पर वो व्यवस्थित किए थे। कौन? मेंडलीफ, ठीक है ना, व्यवस्थित किया था, ठीक है ना। आगे है, तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है, लेकिन उसका जो मूल लक्षण है वो क्या है? परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार नहीं, ठीक है ना। मेंडलीफ ने परमाणु भार को लेकर के तत्व को व्यवस्थित किया, लेकिन उसका जो मूल लक्षण है तत्व का वो परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए कि तत्वों का मूल लक्षण क्या है, तो परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 से है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कहाँ है? हैदराबाद में। कोशिकीय, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है ना। इंग्लिश में ये हो गया और हिंदी में ये बोलते हैं, तो कभी हिंदी में ऐसे दे देगा तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेलुलर मतलब कोशिकीय एवं एंड, ठीक है ना, आणविक जीव विज्ञान मतलब मोलिक्यूलर मतलब आणविक, बायोलॉजी जीव विज्ञान तो पता है, ठीक है ना। तो केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में। और यहाँ काम क्या होता है? जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। और कोशिका के जो सूक्ष्म अध्ययन है, यानी छोटे छोटे जो अध्ययन है वो यहाँ पर प्रदान किया जाता है। और यह तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना, हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में कुछ सुधार करना हो या फिर कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट डालना हो इसमें, तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर सुधार करेंगे, ठीक है। और जम के तैयारी कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर मिलते हैं आपको नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।